बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तुर्की में ज़लज़ला आया और यूनान में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। तुर्की और यूनान का जो बॉर्डर है, इसके बीच में एजियन सी है। पहले ज़रा इस इलाके को समझें, फिर मैं आपको ज़लज़ले के बारे में बताता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि ये ज़लज़ले कैसे आते हैं। ये भी बताता हूँ कि ह्यूमन मेड यानी इंसान भी क्या ऐसा मुमकिन है कि ज़लज़ला पैदा करे और एक तबाही पैदा करे। ये एक बाकायदा थ्योरी मौजूद है, बल्कि एक नहीं बहुत सारी थ्योरीज़ मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि पेंटागन के पास, अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी ख़ास एरिया में सुनामी या ज़लज़ला पैदा करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है, इस पर भी बात करते हैं। पहले ज़रा इस एरिया को समझें। ये इज़मीर का एक इलाका है, इज़मीर, और ये एक शहर है इज़मीर, और ये यूनान और तुर्की के बॉर्डर के करीब है। तुर्की और यूनान का जो बॉर्डर है, कुछ एरियाज़ में वो उसका ज़मीनी बॉर्डर मौजूद है, जबकि समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जहाँ पे एजियन सी है। एजियन सी में बेशुमार जज़ायर हैं, छोटे बड़े, और उन जज़ायर में से बेशतर यूनान के हैं, कुछ जो हैं वो तुर्की के हैं, और फिर तुर्की यहाँ से शुरू हो जाता है। ये समंदर के किनारे, समंदर से अगर जो जो शहर है इज़मीर, उस शहर से अगर आप समंदर की तरफ जाएं तो लगभग 33 किलोमीटर दूर ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर नीचे जो है वो ये ज़लज़ला का मरकज़ बताया जा रहा है। और इसकी जो शिद्दत है वो 7.0 है। रेक्टर स्केल के ऊपर जो ज़लज़ले की शिद्दत बताई गई है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है 7.0। अच्छा, इससे पहले जो तुर्की में एक हौलनाक ज़लज़ला आया था वो आया था वैन सिटी में। ये एक मशरकी उनकी सिटी है, एक शहर है। और जब वहाँ ज़लज़ला आया था तो मैं ख़ुद गया था वहाँ पे, जो इमदादी काम हो रहे थे उनको देखने के लिए और कवरेज करने के लिए, उस दौर में 2011 में बतौर रिपोर्टर। तो वैन और एरजिश के इलाके हैं जहाँ पे ज़लज़ला आया था। 500 से ज़ायद लोग तब जाँ बहक हो गए थे उस ज़लज़ले में। और ये ज़लज़ला था 7.1 मैग्नीट्यूड का, 7.1 रेक्टर स्केल के ऊपर इसकी शिद्दत थी। जबकि जो तुर्की की तारीख़ का सबसे खौफनाक ज़लज़ला है वो अगस्त 1999 में आया था। 1999 में, लगभग 10 साल के बाद तुर्की में एक ज़लज़ला इस नौइयत का आता है। वरना रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ ज़लज़ले आते रहते हैं, जिनके छोटे मोटे झटके हैं वो लगते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगस्त 1999 में एक ज़लज़ला आया था जो 7.6 मैग्नीट्यूड का था, और वो जो ज़लज़ला था इस शिद्दत का, पाकिस्तान में 7.8 शिद्दत का आया था। जब ये आपके आज़ाद कश्मीर में और बालाकोट में और इन इलाकों में जो ज़लज़ला आया था वो 7.8 शिद्दत का था। तो ये 7.6 शिद्दत का जो ज़लज़ला आया वहाँ पे तुर्की में अगस्त 1999 में, उसमें 17,000 अफराद जाँ बहक हो गए थे और हज़ारों लोग जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए थे। 2011 में भी कुछ 30 से 40 हज़ार लोग ज़ख्मी हुए थे, जबकि 500 से ज़ायद लोग उसमें जाँ बहक हो गए थे वैन सिटी के अंदर। वैन सिटी जो है वो अपनी एक बिल्ली की वजह से बहुत मशहूर है। वहाँ पे एक बिल्ली है जिसकी एक आंख, वैन कैट उसे कहते हैं, उसकी एक आंख किसी और रंग की होती है, दूसरी आंख किसी और रंग की होती है। हर चौक में उन्होंने उस बिल्ली की तस्वीर लगाई हुई है, हर जगह पे उसकी फ़ोटो लगाई हुई है, उसके मुजस्मे बनाए हुए हैं। तो वो वहाँ की बड़ी ख़ास एक बिल्ली है सफ़ेद रंग की, उसकी दो आंखें अलग अलग रंग की होती हैं। तो ये जो ज़लज़ला है ये इज़मीर के इलाके में है, और इज़मीर का इलाका जो है वो बिल्कुल यूनान के करीब है। यहाँ बहुत सारे जज़ीरे हैं, और उन जज़ीरों के अंदर कुछ मकबूल हैं, कुछ गैर मकबूल हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। लेकिन इस ज़लज़ले के बाद बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो पानी दाखिल हुआ शहरों में, यानी इसको एक छोटा सुनामी भी कहा जा रहा है। समंदर के अंदर जब ये ज़ेरे ज़मीन जो प्लेट्स होती हैं, जब वो सरकती हैं और उनकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और फिर उसको फिल करने के लिए ज़मीन झटके खाती है और फिर वेव्स बनती हैं। तो ये वेव्स बनने से वो कितनी ज़्यादा शिद्दत से बन रही हैं, उससे पता चलता है कि ज़लज़ला जो है उसकी शिद्दत किस नौइयत की है। तो यहाँ पे जो ज़लज़ला आया वो लगभग 25 सेकंड तक महसूस किए जाते रहे उसके झटके।
25 सेकंड एक बहुत बड़ा दौरानिया है ज़लज़ले के लिए, एक बहुत बड़ा दौरानिया है। 25 सेकंड गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि हमने ज़लज़ले के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूज़ टू हैं, वो कहते हैं जी ज़लज़ले यहाँ पे आते हैं लेकिन हम आदी हैं, लेकिन इस मरतबा वो पैनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 25 सेकंड से ज़्यादा देर तक ज़लज़ला रुक ही नहीं रहा था, लगातार उसके झटके आते चले जा रहे थे और शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हत्ता कि लोगों ने छलांगे मारी घरों से बाहर, हत्ता कि बिल्डिंग्स जो है वो क्लैप्स की हैं। जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि दर्जनों मकानात और बिल्डिंग जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं, बहुत सारी को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारी मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं। और लोगों के बारे में बताया जा रहा है, मुख्तलिफ इतलात हैं कि यूनान और तुर्की में 14 से ज़ायद लोग अब तक की इतला के मुताबिक वो जाँ बहक हो चुके हैं। बाद इतलात के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद हैं। अभी कंफर्म इतलात नहीं आ रही, बहुत सारी तस्वीर और विजुअल्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक सुनामी ने जन्म लिया है और बहुत तेज़ी से पानी शहरों के अंदर दाखिल हुआ और उस पानी के साथ गाड़ियाँ, सामान, जो लोगों के घरों में रखने वाला सामान है वो सारा बहता हुआ जा रहा है और जितना भी ज़िंदगी का निज़ाम है सारा का सारा मफलूज हो गया। गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है कि इसके आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं और वो बड़े तेज़ हो सकते हैं, यानी दोबारा ज़लज़ले आ सकते हैं। लिहाजा बड़ी बिल्डिंग से और मलबे से आप दूर रहें। बहुत सारे लोग जो हैं वो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, तुर्की में भी और यूनान में भी, और उनको निकालने के लिए लोग अपनी मदद आपके तहत और मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं। तो तुर्की जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। जब साइंसदानों ने ज़लज़ले को रिसर्च करना शुरू किया तो उनको पता चला कि ज़मीन के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं जिनकी मौजूदगी में ज़लज़ले आने के इम्कानात या ख़दशे ज़्यादा रहते हैं। एक तो ये वजह है। और तुर्की फॉल्ट लाइन पे है, जैसे हमारा मरी जो है इस्लामाबाद के पास, मरी का इलाका, उसको फॉल्ट लाइन के ऊपर बताया जाता है, वो बहुत ख़तरे में है और बड़े अरसे से ख़बरदार किया जाता है कि मरी में बिल्डिंग्स इस तरह की ना बनाई जाएँ और इस तरह की तामीरात ना की जाए, क्योंकि मरी के अंदर ज़लज़ला आने का इम्कान मौजूद है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर और इस रीजन के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये फॉल्ट लाइन पे है। लेकिन तुर्की जो है वो एक ज़्यादा बड़ी फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, वहाँ ज़्यादा इम्कानात हैं ज़लज़ले आने के। दुनिया में रोज़ाना जो है वो 100 से ज़ायद सैकड़ों ज़लज़ले रोज़ाना आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर को लोग नोटिस ही नहीं करते, वो बहुत कम शिद्दत के होते हैं। लेकिन जब कभी ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आता है तो फिर लोग उसको नोटिस करते हैं, अर्थक्वेक को, और फिर उसको रिपोर्ट भी करते हैं और फिर उसका नुकसान भी बाज़ औक़ात होता है। तो ये उसी नौइयत का एक ज़लज़ला है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी तबाही आप देख रहे हैं। तुर्की अभी तखमीना लगा रहा है नुकसानात का और रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है। तुर्की ने और यूनान ने कशीदगी के बावजूद ये कहा है कि जहां हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, क्योंकि ये जज़ायर हैं छोटे छोटे और तबाही किस नौइयत की है इसका तखमीना लगाया जा रहा है, तो वहाँ हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे और मिल के इस कुदरती आफत का सामना करेंगे। दूसरी जानिब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सारे मामले में आप साजिश के एंगल को फरामोश नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वजह यह है कि उस थेरी के मुताबिक दुनिया के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अमेरिका और अमेरिका के कुछ इत्तेहादी, उनके पास साइंसी लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़लज़ला पैदा करने की सलाहियत मौजूद है और वो ज़मीन के अंदर ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं जिससे ज़लज़ले जैसी कैफियत पैदा हो जाए या ज़मीन पे एक तबाही बर्पा हो जाए। तो इस वजह से उनको हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है। इवन पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था तब भी ये कहा जा रहा था कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर कुछ शरारत की है जिस वजह से ये ज़लज़ला आया, लेकिन फिर वो मिथ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। इसी तरह तुर्की में जब पहले ज़लज़ला आया था तो तब भी उन्होंने इसी किस्म के शक का इजहार किया था। लेकिन देखिए, जापान में ज़लज़ले आते हैं वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है, इसी तरह तुर्की में आते हैं वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है। तो ये खदशात मौजूद रहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन इस किस्म की हरकत हो रही हैं जिस वजह से ज़लज़ले आने की तादाद किसी इलाके में ज़्यादा और किसी इलाके में कम होती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, तैमूर लंग, एक बहुत बड़ा जो है वो, मैं कभी उसके बारे में एक पूरा वीलॉग बनाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त फाते था, बहुत तगड़ा आदमी था तैमूर लंग। उसने जो अपनी किताब खुद लिखवाई उसमें उसने लिखा कि वो खैमों में ज़िंदगी गुजारता था और उसकी उसने जो सबसे बड़ी वजह बताई, उसने कहा जी कि अगर हम घरों में रहें तो ज़लज़ला आता है और सारे के सारे उसके अंदर हलाक हो जाते हैं। तो समरकंद का ये एरिया में रहने वाला था, तो वो महलों में नहीं रहता था, इमारतों में नहीं रहता था,
खैमों में रहता था। उसकी वजह ये वो बता रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फ़ौज जो है वो पत्थरों के नीचे आके या बिल्डिंग के नीचे आके मर जाए, लिहाजा मैं अपनी फ़ौज को खैमों में रखता हूँ और खुले मैदानों में रखता हूँ। तो ये उसकी एक स्ट्रेटजी थी। तो ये बहुत पुराना एक ख़तरा है। इंसान इसके ऊपर रिसर्च करता चला जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे और ज़लज़लों की तादाद हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि इंसान ज़मीन के अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। साइंटिस्ट ये बताते हैं, एक नई रिसर्च के मुताबिक इंसान ज़मीन के अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, यानी पेट्रोलियम निकाल रहा है, गैसेस निकाल रहा है। उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इंसान उसको आर्टिफिशियल तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, और ये जो वैक्यूम है ये आगे चलकर जब लगातार आप किसी जगह से ड्रिलिंग करते रहते हैं, आप वहाँ से फ्यूल निकालते रहते हैं, पेट्रोलियम निकालते रहते हैं, गैसेस निकालते हैं, तो फिर वहाँ पे जो वैक्यूम पैदा होता है या उसके साथ आप जो ज़मीन में से निकालते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, और वो इम्पैक्ट जो है वो फिर ज़मीन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन तक जाता है, और फिर उसके बाद ज़लज़ले जैसी कैफियत पैदा होती है। बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, लेकिन हमारे जो दिल हैं वो तुर्क भाइयों के साथ धड़क रहे हैं। वो इस वक्त मुश्किल में हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और हमारी दुआ है कि उनका नुकसान कम से कम हो और वो जल्द अज जल्द इस पे काबू पा लें और आफ्टर शॉक्स की सूरत में उनको ज़्यादा बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। अब इस वक्त जो है वो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि पहले 1-2 दिन के अंदर ये पता चलेगा कि नुकसान कितना बड़ा है, किस नौइयत का है, और फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ अभी रेस्क्यू चल रहा है, फिर उनकी बहाली का काम शुरू हो जाएगा। तो जब ज़लज़ला आ जाए और इस किस्म की सूरत हाल बन जाए तो कई महीने लग जाते हैं लोगों को वापस उनके कारोबारी ज़िंदगी को और उनके मामूलाती ज़िंदगी को बहाल करने में। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, ख़ास तौर पे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।